Hello students, today we will discuss chapter 9th of history, which is Akbar. In this chapter we will discuss about rule of Akbar, Akbar's military expeditions, administration and policies, and religious policies, and Akbar's own faith. Okay, let's begin with the chapter. Akbar is considered the most greatest Mughal emperor. He consolidated the empire and led the foundation of a secular state based on principles of religious tolerance, universal brotherhood, and political unity. Under Akbar, the Mughal rule in India started flourishing and eventually reached great heights of glory and excellence. But at the very outset, things looked bleak and hopeless for Akbar. However, with determination, he overcame the obstacles and steered the Mughal emperor rise to power and glory. तो अब क्या था कि जो अकबर था वो सबसे बड़ा एम्परर माना जाता है मुगल रूल में, ठीक है। तो उसने एक सेकुलर स्टेट की स्थापना की जहाँ पे सारे धर्म पूजे जाते थे। जैसे हमारा इंडिया है एक सेकुलर कंट्री, तो वैसे ही एक सेकुलर स्टेट की स्थापना की जहाँ पे सारे धर्मों को पूजा जाता था, ठीक है। और उसने आपसी भाईचारे की नीति अपनाई और यूनिटी की नीति अपनाई, पॉलिटिकल यूनिटी की। सारे जो मराठास जितने भी रूलर्स थे उनको अपने साथ लेके पॉलिसीज़ अपना के अपने रूल को एक्सपेंड किया। तो ये चीज़ थी, ठीक है। उसके पहले उसके लिए चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी, पर उसने अपनी डिटर्मिनेशन से चीज़ें ईजी बनाई और अपने मुग़ल एम्पायर को एक्सपेंड किया, अपनी पावर को बढ़ाया। देन आता है अकबर्स राइज टू पावर। अकबर का जन्म हुआ, अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, अक्टूबर 1542 में। उसके बाद वो बड़ा हुआ, ठीक है, और उसने 50 साल तक राज किया मुग़ल रूल में। जब उसके पिताजी हुमायूं वो एक्साइल, ठीक है, जब एक्साइल में रहते थे मोस्टली, तो वो जो बड़े हुए वो बड़े हुए अपने पैटर्नल अंकल, अपने चाचा जी के पास, ठीक है। 1555 में जब हुमायूं ने अपना मुग़ल रूल को री इस्टेब्लिश किया, तब अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम के बाद ही वो सीढ़ियों से गिर के मर गए और अकबर को घोषित किया गया मुग़ल एम्परर, ठीक है। 14th की एज में उनको मुग़ल एम्परर घोषित किया गया। जो बैरम खान थे, ठीक है, हुमायूं के बहुत नज़दीक थे, एक्सपीरियंस जनरल भी थे। उन्होंने जब तक अकबर छोटा था, जब तक राजकाट को संभाला, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी थे वो संभालते थे, इंटरनल एक्सटर्नल। दैन एट दिस टाइम द मुगल थ्रोन वाज अंडर, तो उस टाइम पे क्या था कि जो मुगल थ्रोन था वो कॉन्टीन्यूली फेस कर रहा था डेंजर्स, थ्रेट को फेस कर रहा था उस टाइम पे सारे साइड्स पे, ठीक है। आदिल शाह जो था निफ्यू ऑफ शेर शाह, वो कैप्चर करना चाहता था दिल्ली के थ्रोन को और अफगान रूल को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहता था। राजपूत अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जो काबुल था उसको ऑक्यूपाइड कर लिया था अकबर के हाफ ब्रदर ने, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मतलब थ्रेट्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डेंजर्स थे उस टाइम पे मुगल रूल में। देन आता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। When Akbar ascended the throne, his empire consisted of Kabul, Kandahar, Delhi, and parts of Punjab. The Afghan king Sultan Muhammad Adil Shah had his eye on the Mughal throne and planned to wage war against the Mughals. तो जब अकबर ने थ्रोन को संभाला तो उस टाइम पे काबुल था उसके कब्ज़े में, उसके बाद कंधार था, दिल्ली था और कुछ हिस्सा था पंजाब का, ठीक है। आदिल शाह की नज़र थी उस पर मुग़ल थ्रोन के ऊपर, ठीक है। वो चाहता था कि वो थ्रोन उसके पास आ जाए। तो सम्राट हेमचंद्र जो उसका चीफ मिनिस्टर था और जनरल था आदिल शाह का, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसके मतलब अंतर्गत उसके अंडर एक आर्मी को भेजा कैप्चर करने के लिए, किसको, दिल्ली को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हेमू वाज अ मिलिट्री जीनियस एंड अफगान आर्मी लेड बाय हिम वाज मच लार्जर देन द मुगल। उस टाइम पे जो अफगान आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, मुग़ल फोर्सेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। बैरम खान ने ये डिसाइड किया कि हम जो अफ़गान आर्मी है उसको फेस करेंगे और कंट्रोल करेंगे दोबारा दिल्ली की तख्त पर। तो अब क्या किया कि ऑन 5 नवंबर 1556 CE में मुग़ल आर्मी ने अफ़गान फोर्सेस को धूल चटा दी, मतलब हरा दिया, ठीक है। चाहे आर्मी छोटी थी पर बैरम खान वाज एबल टू डिफीट द अफ़गान फोर्सेस इन कैप्चरिंग हिम, मतलब बैरम खान इतने सक्षम थे कि उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को हराया और दिल्ली के थ्रोन पे वापस कब्ज़ा किया, ठीक है। देन आता है अकबर्स कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। बैरम खान एज अकबर एजन कॉन्कर्ड ग्वालियर। बैरम खान जब तक
थे अकबर के देख रेख करने के लिए। उन्होंने ग्वालियर को अपने हवाले किया, अजमेर को किया, जयपुर को किया। ठीक है, जब अकबर बड़े हो गए तो इन 1560 उन्होंने 18 ईयर्स की एज में सारे स्टेट अफेयर्स को अपने हवाले में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया कि अब वो संभालेंगे। ठीक है, तो अब वो उनका जो रीज़न था उसको एक तरह से एम्पायर बिल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया अपने रूल को। ठीक है, अगले 40 साल तक अकबर इस्टेब्लिश एन एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम, एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो हिंदू कुश माउंटेन से लेके, ठीक है, ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट से लेके हिमालयज इन द नॉर्थ एंड गोदावरी इन द साउथ, मतलब चारों तरफ से उनका एम्पायर था, मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडिया उनके कब्जे में था। देन आता है कॉन्क्वेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। कुछ पहली बात ये कि उन्होंने जो ये एक्सपेंड किया अपना एम्पायर वो कुछ तरीक़ों से किया, जैसे डिप्लोमेसी, ठीक है, मैरिज अलायंस, कुछ मिलिट्री, मतलब कुछ नीतियाँ अपना के उसके बाद मैरिज अलायंस करके कईयों के साथ मैरिज की स्थापना करके उसके बाद कईयों के साथ लड़के। ठीक है, देन आता है कॉन्क्वेस्ट इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया में उन्होंने पहले 1561 में मालवा को अपने हवाले में किया, फिर गोंडवाना को किया 1564 में, देन गुजरात को 1572 में जीता, उसके बाद उनको बंगाल को जीता 1576 CE में सेंट्रल इंडिया के। देन आता है नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने कैंपेन्स किए 1585 से लेके 1595 CE तक। 1581 में उन्होंने काबुल को हवाले किया अपने, 1586 में कश्मीर को, सिंध को किया 1591 में, तो ये याद रखना है। ठीक है, देन आता है मकरान को किया 1595 CE तक। उसके बाद आता है कि 1595 CE तक अकबर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अपने हवाले में जो इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी उसको अपने कब्जे में कर लिया था। देन डेक्कन कैंपेन आफ्टर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अपने हवाले में करने के बाद वो डेक्कन में गया। ठीक है, डेक्कन में भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। कॉन्क्योर टेरिटरीज डेक्कन इन 1593 सी द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी अमंग द वॉरिंग साउदर्न स्टेट एनकरेज हिम टू मार्च। अब वहाँ पे यूनिटी नहीं थी। ठीक है, जो राजे थे साउथ के उनमें यूनिटी नहीं थी, जिस वजह से इसको आसान हो गया और इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली अकबर को कि वो यहाँ पे अटैक करके जीत सके। उसने यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज अपनाई, पर जो भी राजे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को नहीं मानते थे, पॉलिसीज को नहीं मानते थे, उनके साथ उन्होंने लड़ाई की और उसको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, देन आता है कन्फ्लिक्ट्स विद राजपूत। तो अब क्या था कि अपने पहले स्टार्टिंग में रूल में उन्होंने फोकस किया कि हम अपने मुगल एम्पायर को हराएं, मतलब एक्सपैंड करेंगे, पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो राजपूत किंगडम है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उसको कब्जे में करना, उनके साथ लड़ाई करना, अगर हमें अपने रूल को सुरक्षित रखना है तो। ठीक है, देन आता है अब अकबर इनिशिएटेड एफर्ट्स टू सिक्योर द फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट ऑफ राजपूत्स। अब उन्होंने क्या किया कि उनके साथ फ्रेंडशिप के रिश्ते बनाए, ठीक है, ताकि उनका सपोर्ट गेन कर सके। उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, मैरिजेस की अलायंस किए ताकि वो उनका सपोर्ट ले सकें। ठीक है, बाय 1561 मोस्ट राजपूत एक्सेप्टेड मुगल सजनिटी। द राणा ऑफ मेवाड़ उदय सिंह रिफ्यूज टू सबमिट अकबर एंड इवन रिजेक्टेड हिज प्रपोजल मैरियल अलायंसेस। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे राजपूत ने उनके साथ संधि कर ली थी, पर राणा ऑफ मेवाड़ उदय सिंह ने मना कर दिया, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस रखने से भी मना कर दिया। अब उसके बाद 1567 CE में अकबर ने मार्च किया मेवाड़ के ऊपर हमला किया। उदय सिंह जो थे वो चले गए हिल्स की तरफ। ठीक है, अब सारे डिफेंस को जयमाल के अंडर रखे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जयमाल इस भयंकर युद्ध में मारा गया। 1568 CE में चित्तौड़गढ़ अकबर के हवाले में हो गया। ठीक है, चित्तौड़ के बाद रणथंभौर को कैप्चर किया 1568 CE में। ठीक है, चित्तौड़ की हार के बाद जो रिमेनिंग राजपूत थे उन्होंने अकबर के साथ रहना पसंद नहीं किया और वो राणा प्रताप जो उदय सिंह के सन थे उनके पास चले गए। ठीक है, देन राणा प्रताप कंटिन्यूड हिज फाइट अगेंस्ट द मुगल्स आफ्टर हिज, अपने पिता की डेथ के बाद उन्होंने फाइट को कंटिन्यू रखा और राजपूत चीफ राजा मान सिंह के अंडर जो अकबर था उसने अपनी आर्मी को भेजा और डिक्लेयर कर दी वार राजपूत के अगेंस्ट। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुई थी वो डिक्लेयर की 1576 CE में। ठीक है, राजपूत के कम नंबर होने की वजह से जो मुगल फोर्सेस थी उन्होंने राजपूत को हरा दिया।
देन आता है अकबर्स पॉलिसीज फ्रॉम द अर्ली 1560s। अकबर एक्सप्रेस्ड अ ग्रेट डिजायर टू यूनाइट डिवर्स रेसेस अंडर हिज एम्पायर। तो अकबर का ये सपना था कि सारे धर्म के लोग उसके अंडर में रहें, सारे कल्चर ट्रेडिशन के लोग उसके अंडर में रहें। ही अडॉप्टेड ए लिबरल आउटलुक वाइल ड्राफ्टिंग पॉलिसीज। वो सबको एक तरीके से देखता था जब वो पॉलिसीज को बनाता था। तो सबसे पहले आता है राजपूत पॉलिसी। ठीक है, अकबर जो था वो जो राजपूत थे उनकी बहादुरी, उनकी देशभक्ति से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जब उनके साथ उनकी लड़ाई हुई। तो उसको रियलाइज़ हो गया था कि अगर वो अपने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है तो राजपूत का सपोर्ट उसको ज़रूरी चाहिए, उसको नेसेसरी है कि वो राजपूत का सपोर्ट ले। ठीक है, तो उसने क्या किया कि राजपूत को ऑनर के साथ, इक्वालिटी के साथ उनके रिस्पेक्ट को जीता, उनकी मतलब लॉयल्टी को पे किया, उनको ऑनर किया। ठीक है, आफ्टर एक बार इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ मैट्रिमोनियल। सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ शुरू किया। उन्होंने मतलब अलग अलग राजपूत किंग की बेटियों के साथ शादी करनी शुरू कर दी, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए, जिसकी वजह से राजपूत उनके साथ मिल गए। देन ही अपॉइंटेड राजपूत। उसके बाद उन्होंने राजपूत लीडर को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी कोर्ट में, ताकि वो लॉयल रहें हमारे मुगल रूल की तरफ। पहले तो राजा मान सिंह को जिन्हें उन्हें मिलिट्री कमांडर बनाया था, और उसके बाद नवरत्न में जो दो 9 जेम्स में जो 2 लोग थे वो थे, एक बीरबल था, एक टोडरमल था, जो दोनों हिंदूज थे। ठीक है, तो अब आता है कि उन्होंने हिंदूज पर लगे टैक्स भी हटा दिए, जैसे जजिया टैक्स और जो पिलीग्रिमेज टैक्स था वो हटा दिया उन्होंने। देन आता है रिलीजियस पॉलिसीज। अकबर वाज फार साइटेड मोनार्च। ही रियलाइज दैट ए गवर्नर एम्पायर सो लार्ज ही हैड टू कंसोलिडेट द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। तो उसको पता था कि अगर उसको इतने बड़े एम्पायर के ऊपर राज करना है तो उसको सभी को खुश रखना पड़ेगा। ही हैड टू टॉलरेंट टुवर्ड्स हिज हिंदू सब्जेक्ट, सो ही प्रोपगेट ए पॉलिसीज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दस द फर्स्ट थिंग ही डिड ऑन बिकमिंग द एम्पायर वाज टू एबोलिश। सबसे पहले उसने क्या किया, जजिया टैक्स को हटा दिया जब वो एम्पायर रूल में आया। ठीक है, अकबर इज ऑफन सीन एज ए सेकुलर मोनार्च एज हिज कोर्ट वाज अडॉर्न्ड विद स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो अब एक तरह से वो निरपक्ष मोनार्च था, सबको एक नज़र से देखता था। क्योंकि उसके जो कोर्ट था उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग काम करते थे। फॉर दिस ही ऑल्सो गॉट बिल्ड द इबादत खाना। उसने इबादत खाना भी बनाया था, जिसको हम हॉल ऑफ वर्शिप बोलते हैं, वेयर स्कॉलर, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग पंडित आकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अकबर बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस। वो यूनिवर्सल पीसफुली कुल पे विश्वास रखता था। ही रियलाइज दैट देयर वर एलिमेंट्स इन गुडनेस इन ईच रीजन, एसेंशियली ईच रीजन एम्ड एट लव एंड हार्मोनी। इन 1579 CE अकबर issued a declaration called Mazhar that gave him the authority to choose between interpretation of Islamic law that act and help and consolidate his power over the ulama. Based on his understanding of various religions, in 1582 he formulated his own religious order called the Deen-e-Ilahi or divine faith. It was amalgamation of religious ideas of all major religion. The main feature of this order was belief in one God and recognition of emperor as the representative of God on earth. तो अब क्या हुआ, इस सारे रिलीजन्स को समझने के बाद उसने अपना एक ओन रिलीजियस ऑर्डर बनाया, दीन इलाही। इसका मतलब था कि इसका मेन काम क्या, इसका मेन फीचर क्या था कि एक गॉड पर भरोसा रखना और जो एम्परर है उसको एक तरह से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझना, गॉड कि उसने उसको गॉड ने भेजा है। देन दीन इलाही वाज नॉट अ रिलीजन इन स्ट्रिक्ट सेंस। इट हैड नो रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, नो सेक्रेड बुक्स, नो प्रेस, नो टेम्पल्स और मॉस्क। इट वाज ओनली ए कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट। इट एम्ड एट अचीविंग पीस, टॉलरेंस एंड हार्मनी। वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट एंड अकबर डिड नॉट इम्पोज इट टू एनीवन. Raja Birbal accepted it, but Raja Mansingh disapproved of it. दीन इलाही came to an end after अकबर डेथ इन 1605 ही। तो एक तरह से ये रिलीजन नहीं था, ठीक है, लोगों के ऊपर थोपा नहीं गया कि आपको ये रिलीजन को अपनाना है। कोई सीक्रेट बुक नहीं थी, कोई पंडित नहीं था, कोई टेम्पल नहीं था इसके लिए, ठीक है, कोई मस्जिद नहीं थी इसके लिए। तो मतलब ये था कि एक तरह से सिर्फ अगर आप मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहता तो नहीं मानिए। बीरबल ने इसको माना, राजा मान सिंह ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दीन इलाही ख़त्म हो गया अकबर की डेथ के बाद। देन आता है अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर के अंडर एक स्टेबल और फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक रूल कर सका। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब
अकबर को पता था कि उसके अंडर बहुत ज़्यादा राज आता है, वो अब उसको संभालने के लिए उसको एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, और टैक्स कलेक्शन के लिए मतलब एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, ताकि वो आराम से उसको इजीली संभाल सके अपने राज को। ठीक है, तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा किसके अराउंड चलता था? एम्परर के अराउंड, मतलब एम्परर का हुक्म ही होता था, आखिरी हुक्म। ठीक है, वो खुद ही कमांडर इन चीफ था आर्म्ड फोर्सेस का, और सारे मैटर्स का वही सुप्रीम जज था, मतलब जो उसका फैसला था वही आखिरी फैसला था। तो एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑफिशियल थी जो इसको असिस्ट करते थे। ठीक है, वो सारे मिनिस्टर्स को वो कौन अपॉइंट करता था? खुद ही अपॉइंट करता था, खुद ही प्रमोट करता था, खुद ही डिसमिस करता था, हटा भी सकता था, उनको प्रमोट भी कर सकता था। ठीक है, तो ये अब सब कुछ जो सेंट्रल सिस्टम का जो सक्सेस था वो इस पर निर्भर करता था कि जो एम्परर है वो किस हिसाब से राइट पर्सन को चूज़ करता है राइट जॉब के लिए। तो उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, जो टीम ऑफ मिनिस्टर्स थी, वो कौन कौन से था? वजीर किसका कौन सा डिपार्टमेंट संभालता था? टैक्स डिपार्टमेंट, वो हेड था। देन मीर बख्शी द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था। ठीक है, सारी पेमेंट मनसबदारों को सब कुछ वही करते थे। देन चीफ सदर और काजी वाज द चीफ जज, जो सारे मैटर्स को देखते थे। द मीर समन वाज द सुपरवाइजर टू द रॉयल हाउस होल्ड, वो सारे राजकाट की सुपरवाइज करते थे कि सब काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अकबर हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स विद सीनियर, अब अकबर जो था वो रोज़ मीटिंग्स करता था अपने एक दीवान खास में, जहाँ पे वो सारे मैटर्स को मतलब देखता था गौर से। देन अकबर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द फादर एंड गार्डियन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड मेट इन द दीवान। अब उसके बाद एक दीवान आम होता था जहाँ पे वो ऑर्डिनरी लोगों के साथ मिलता था और उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनका सॉल्यूशन करता था उसी टाइम पे। देन आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 15 प्रोविंस। अब जो मुगल एम्पायर था वो 15 प्रोविंस और सूबाज में बटा हुआ था। ठीक है, 15 स्टेट्स में, उस और हर एक स्टेट किसके अंडर था? सूबेदार के अंडर, गवर्नर के अंडर। सूबेदार, उसके ऊपर उसका कंट्रोल था, मिलिट्री कंट्रोल, सिविल अफेयर, सब कुछ वही संभालते थे जो सूबेदार होते थे। प्रोविंस के उसके बाद प्रोविंस डिवाइड होते थे डिस्ट्रिक्ट्स के। डिस्ट्रिक्ट को कौन हेड करता था? फौजदार्स। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज इन टर्न सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिशन कॉल्ड परागनास, हेड बाय शिकदार्स। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक पूरा राज्य, मुगल राज्य, वो बंटा होता था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस बनी होती थी प्रागांस में। ठीक है, प्रोविंसेस सरकार्स में, सरकार्स प्रगांस में। ठीक है, ईच प्रगांस कंटेन्ड अ टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू मैनेज द डेली अफेयर्स। ईच ऑफिस रिपोर्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सुपरवाइजर्स और विलेजेस। परगना वाज गवर्नड बाय मुकदम अंडर द पंचायत। ठीक है, तो पहले एम्परर था, फिर गवर्नर और सूबेदार, फिर फौजदार, फिर शिकदार, फिर मुकदम। मतलब एम्पायर बटा हुआ था, सारा कामकाज सिस्टमेटिक वे से होता था उस टाइम पे। देन आता है मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम फॉर इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। द टीम मनसब रेफर टू एन ऑफिस और रैंक। अब अपने जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। मनसब मीन्स एक ऑफिस और रैंक, मतलब एक रैंक सिस्टम उसने शुरू किया। अब इस रैंक सिस्टम में क्या था कि the term a mansabdar was an officer of a rank in the administration. He was responsible for maintaining discipline. अब अलग अलग रैंक के बंदे थे, वो जो ऊपर रैंक का बंदा था वो रिस्पॉन्सिबल होता था डिसिप्लिन मेंटेन करने में और सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने में। एवरी ऑफिशियल इन द इंपीरियल सर्विस वॉज गिवन अ मनसब और रैंक। अब हर एक बंदे को एक रैंक दिया जाता था, उसके नेचर को ध्यान के रखे और उसकी जॉब इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखे। जो लोएस्ट रैंक का बंदा होता था वो उसके अंदर 10 हॉर्समैन आते थे, और जो हाईएस्ट रैंक का बंदा होता था वो 7,000 to 10,000 हॉर्समैन को देखता था। द टॉप 3 मनसब वाज रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जो सबसे ऊपर वाले 3 मनसब्स होते थे, रैंक्स होते थे, वो रिजर्व होते थे रॉयल फैमिलीज के लिए। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या थी कि जो मनसब सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था। मतलब हेरिडिटरी मतलब कि जो पहले था उसके बेटे को मिल गया, ऐसा नहीं था। जब कोई मर जाता था तो वो मनसब किसके पास चला जाता? रैंक किंग के पास, वो फिर किसी और को दे सकता था वो रैंक। तो ये सिस्टम था। अकबर मेंटेन्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी कंप्राइजिंग द कैवलरी इन्फेंट्री। अब उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उसमें हाथी भी थे, घोड़े भी थे, पैदल आर्मी भी थी। ठीक है, सारी तरह की उसमें आर्मी थी। उसके देन आता है रेवेन्यू सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन सिस्टम। द सिस्टम वाज डिजाइंड
to tackle the issues faced by peasants and was applicable in Asia under the control of central administration. अब उसने फार्मर्स की परेशानियों को भी देखा और उनके लिए भी कई सारे सिस्टम्स निकाले. Rent revenue was the chief source of income. Revenue was also generated from custom duties, mint, peasants or peshka fines and war duties. The basic structure of revenue system was same that of Shah Sher Shah. Akbar introduced a few important reforms with the help of Raja Todermal. The new system was called Todermal's Bandobast, under which revenue rate were fixed. अब पहले वाले जो शेर शाह सूरी का सिस्टम था वही उन्होंने अपनाया, पर कुछ चेंजेस किए जिनको वो क्या बोलते थे, टोडरमल्स बंदोबस्त. इसके अंदर क्या आता था कि जो रेवेन्यू सिस्टम थे फिक्स्ड थे. लैंड्स वर सर्वेड एंड मेजर्ड इन बिगास. बम्बू जरीब्स ज्वाइन टुगेदर यूजिंग आयरन रिंग्स वर यूज्ड टू परफॉर्म मेजरमेंट्स. अब लैंड्स को मेजर किया गया बिगास में, किले में. ठीक है. लैंड वाज ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, पोल्ज, परोटी, चाचर एंड बंजर, बेस्ड ऑन द लैंड प्रोडक्टिविटी. अब लैंड की प्रोडक्टिविटी के बेस पे लैंड को बांटा गया. देन एवरेज प्रोड्यूस एंड एवरेज प्राइस वर कैलकुलेटेड फॉर पास्ट 10 ईयर्स एंड द रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दीज एवरेज. अब जितनी प्रोड्यूस हुई और जितना प्राइस है उसको कैलकुलेट करके 10 साल की प्रोड्यूस को कैलकुलेट करके उस बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स किया जाता था. 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वाज पेड एज रेवेन्यू जनरल इन कैश. तो जितना एवरेज प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/3 पे किया जाता था कैश के जरिए. अकबर इंस्ट्रक्टेड द रेवेन्यू ऑफिसर टू ट्रीट द पीसेंट्स वेल. उसने ये बोला कि जो रेवेन्यू और जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उनको बोला कि आपने अच्छी तरह से उनको टैकल करना है सिचुएशन को. अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस लोन अगेंस्ट स्मॉल इंटरेस्ट दैट दे कुड पे बैक इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स. अब उसने लोन प्रोसेस भी शुरू किया. ईजी मतलब उसने इसलिए शुरू किया ताकि जो छोड़े इंटरेस्ट पे शुरू किया ताकि जो पीसेंट्स हैं वो आराम से उसको वापस कर सके बाद में. इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी सच एज ड्रॉप और फूड रिमिशन ऑफ रेवेन्यू वाज ग्रांटेड. अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, ड्रॉट, फूड आए तो रेवेन्यू को माफ भी किया जा सकता था. देन आता है सोशल एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस. अब इसके अंदर सबसे पहले आता है सोशल रिफॉर्म्स. तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो सती, प्रोहिबिशन ऑफ सती, कि सती प्रथा का अब सती प्रथा नहीं निभाई जाएगी, नहीं मतलब चलाई जाएगी. देन आता है चाइल्ड मैरिज को उसने रोका. ठीक है. जो मिनिमम एज थी वो 14 ईयर्स कर दी गर्ल्स के लिए, 16 ईयर्स कर दी बॉयज़ के लिए. उसके बाद जो एनस्लेविंग वाइफ्स, जो वाइफ्स को नौकर बना के वो चीज़ को उसने ख़त्म किया. देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स. उसने एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. अकबर ट्राई टू, उसने एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की. उसने ज़्यादा प्रेशर दिया सेक्युलर सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, लॉजिक, हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर. ठीक है. उसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बैठाया. ही हेल्प ट्रांसलेट न्यूमरस वर्क्स ऑफ लिटरेचर इनटू पर्शियन. दीज इंक्लूड संस्कृत वर्क्स सच एज वेदास, महाभारत, भगवद गीता, द बाइबल अलॉन्ग विद अदर फेमस बुक्स इन अरबिक. दिस गेव द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास सब्जेक्ट्स एक्सेस टू कॉमन लिटरेचर एंड इनसाइट ऑफ वेरियस व्यूज. तो उसने बहुत सारे जो वेद ग्रंथ थे उनको चेंज करवाया अलग अलग लैंग्वेजेस में. देन आता है पेंटिंग एंड म्यूजिक. Many painters contributed to Akbar library. Most of these artists specialized in miniature painting as their work involved illustrating the available manuscripts. तो अब क्या था कि बहुत सारे पेंटर्स ने भी अकबर की लाइब्रेरी मतलब उन अकबर को कई सारी पेंटिंग्स बना के दी. अकबर वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. अकॉर्डिंग टू अबुल फजल मैनी म्यूजिशियन अडॉन्ड अकबर्स कोर्ट. तानसेन वॉज द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट. तो अब अकबर को म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा पसंद था. तानसेन उसके जो रूल था उसमें तानसेन था एक जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था. ठीक है. देन आता है आर्किटेक्चर. Akbar commissioned the building of several forts and mausoleums. The style adopted in early Mughal period was distinctly Persian as observed in Humayun's tomb. With time, Akbar's architectural style is influenced by in the Indian culture. Buildings constructed during Akbar's rule also reflect Rajput traditions. तो अब क्या था, उसने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फोर्ट्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई. ठीक है. जो उसका मतलब जो उसने ट्रेडिशन को अपनाया है वो सारा इंडियन ट्रेडिशन था उस टाइम पे. आर्किटेक्चर स्टाइल. अकबर इज कंसिडर्ड फॉर एशरिंग इन अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर स्टाइल द मुगल आर्किटेक्चर विच इज सीन फेमस
सच एस आगरा फोर्ट। तो अब जो मुगल आर्किटेक्चर था वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस टाइम पे, जैसे आगरा फोर्ट हो गया, ठीक है। देन फतेहपुर सिकरी, द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ अकबर, हैज़ मैनी राजपूत स्टाइल बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। दीज इंक्लूड दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस एंड बुलंद दरवाज़ा। तो फतेहपुर सिकरी जो थी इसके यहाँ पर भी कई सारी बिल्डिंग्स ऐसी जो सैंडस्टोन से बनी थी, ठीक है। इसमें कौन सी बिल्डिंग आती है? दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस एंड बुलंद दरवाजा, ठीक है। देन आता है अकबर्स 9 जेम। अकबर 9 जेम्स के अपने नाम याद रखने हैं। पहले अबुल फजल, अबुल फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ठीक है। देन आता है अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ायुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, ठीक है। तो इन 9 के आपको नाम याद होने चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।